बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रिकॉर्ड करते हैं अनदर लेक्चर और हम एमसीक्यूज कर रहे हैं 2011 और इट्स रेगुलर और पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2 मीन्स के फ्रॉम 1 से 9 तक हम पार्ट 1 में एमसीक्यूज कर चुके हैं और इसका जब हम पार्ट 1 कर रहे थे तो ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वो लाइट चली गई थी, तो नंबर 10 हम जो है डिस्कस नहीं कर सके थे, तो इस वजह से नंबर 10 हमने जो है ना दोबारा यहाँ पे लिख दिया और पार्ट 2 नंबर 10 से नंबर 20 तक जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। जी चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं हम। और इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारे सवालात जो है ना अब रिपीट हो रहे हैं। सही है, इट इज़ जस्ट टू मेक योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग जो है वेरी वेल। ठीक है, तो राइट अब आगे चलते हैं। नंबर 10, फूडिंग इज मेड। फूडिंग कब की जाती है? आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर बैलेंसिंग, बिफोर बैलेंसिंग या बिफोर रिकॉर्डिंग। अब बिफोर रिकॉर्डिंग तो फूडिंग हो ही नहीं सकती। सही है, यानी कि रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आपने जनरलाइज किया एंट्रीज को। जब आपने जनरलाइज ही नहीं किया एंट्री को बिफोर रिकॉर्डिंग, जब आपने जनरलाइज ही नहीं किया एंट्रीज को, तो फिर फूडिंग के सवाल कैसे पैदा होगा? ये तो ख़त्म हो गई। आफ्टर बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंसिंग का मतलब यह है कि पहले आप रिकॉर्ड करोगे, फिर आप पोस्ट करोगे, फिर आप फूडिंग करोगे और फूडिंग करने के बाद जो है डेबिट साइड की अलग फूडिंग, क्रेडिट साइड की अलग फूडिंग, और फिर जो साइड बड़ी होगी उसका बैलेंस निकालोगे। तो बैलेंस तो आता ही फूडिंग के बाद है, तो ये भी नहीं है। बिफोर बैलेंसिंग क्या होगा? बिफोर बैलेंसिंग या आफ्टर रिकॉर्डिंग फूडिंग जो है ये क्या चीज़ होगी? सही है, तो इसको जस्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर बैलेंसिंग, बिफोर बैलेंसिंग और अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फूडिंग जो है जस्ट मेड आफ्टर रिकॉर्डिंग। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि फूडिंग आफ्टर रिकॉर्डिंग जो है पोस्टिंग होती है। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद पोस्टिंग होती है और बिफोर बैलेंसिंग जो है फूडिंग होती है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट इज दिस वन, नॉट आफ्टर रिकॉर्डिंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग जो है आफ्टर पोस्टिंग तो हो सकती थी। रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि आपने रिकॉर्ड किया इसको। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर कि इस ये कहाँ गलती हो रही है। सही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, इसको मैंने चेक किया था, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, बिफोर जो है बैलेंसिंग की जाती है, क्योंकि अभी भी यही मैं सोच रहा था कि फूडिंग जो है हमेशा बैलेंस से, क्योंकि आफ्टर बैलेंस फूडिंग बैलेंस निकलता है, तो बिफोर बैलेंसिंग। 11वां, एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट इज कॉल्ड। लेकिन डबल एंट्री ये ना कहिएगा कि हर एंट्री का जो है, यानी कि हर एंट्री का नहीं होता,
हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि एक डेबिट हो, राइट, और 2 क्रेडिट हो या 3 क्रेडिट हो, या 2 या 3 या 4 डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। सही है। तो इसका मतलब है तो डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब है कि डेबिट एंट्री का इक्वल क्रेडिट एंट्री होगी। लेकिन कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? अगर एक एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक ही एंट्री, एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा, तो उसको कहते हैं सिंगल एंट्री, राइट। तो डबल एंट्री यहाँ से तो ख़त्म हो गया, सिंगल एंट्री भी ख़त्म हो गया। मोर देन, यहाँ पे ये रखने ध्यान में रखिएगा, मोर देन 1 डेबिट या मोर देन 1 क्रेडिट, यानी एक या एक से ज़ायद, तो सिंगल एंट्री भी ख़त्म हो गई। कंट्रा तो खैर वो एंट्रीज होती हैं जो कि आपके किसी भी ओरिजिनल अकाउंट को अमाउंट को कम करती हैं, चाहे कंट्रा डेबिट हो चाहे वो कंट्रा क्रेडिट हो, तो वो तो ख़त्म है। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे सेकंड जो है चैप्टर की जो लेक्चर्स हैं, आई थिंक ये स्टार्ट हुए हैं तकरीबन 17-18 लेक्चर, यानी कि फ्रॉम 50 टू 17 और 18 टू 50 लेक्चर के दरमियान में। उसमें मैंने जगह जगह यही बोला है इन लेक्चर्स में कि कंपाउंड एंट्री जो है ना आप ना बनाइए, क्योंकि कंपाउंड एंट्री लेटर ऑन जो है आप जब उसको चेक करने जाते हैं, राइट, तो वो समझ में नहीं आता कि ये एक डेबिट था या एक क्रेडिट था। तो बेहतर यही होता है कि आप अलग अलग जो है एंट्री बनाइए। मिसाल के तौर पर अभी आप लोग तो इनिशियल स्टेज है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। अब वो इन्वेस्टमेंट कैश भी ला रहा है, बिल्डिंग कोई व्हीकल भी ला रहा है, कोई फर्नीचर भी ला रहा है, इवन कोई उसके पास बिल्डिंग थी उसका वो भी दे रहा है। तो अब 4 अकाउंट आ गए डेबिट के अंदर। अब क्या होता है कि आपने कैपिटल जो है, ओनर्स जो इक्विटी है, आपने एक फुल अमाउंट से आपने क्रेडिट दे दिया। अब 4, 5, 6 साल के बाद जब आप कैपिटल अकाउंट को देखेंगे तो वो आ रहा होगा मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपया। लेकिन इसका ब्रेकअप देखने के लिए फिर आपको 4 या 5 साल पुराना जो है रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि ब्रेकअप नहीं पता आपको। तो इस वजह से कंपाउंड एंट्री जो है मैं हमेशा से मना करता हूँ कि, और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ये बाद में जो है लेटर जो है सालों में 4-5 साल के बाद फिर ये आपको प्रॉब्लम करती है कि ये इसका ब्रेकअप क्या था। तो अगर आप कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट एंड व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट इस तरीके से एंट्री बनाते हैं तो वो फार मोर बेटर देन द सिंगल एंट्री। सही है। तो ये डबल एंट्री है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी डिटेल में। 12वां, कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। ये सवाल बहुत दफ़ा हम आ चुका है। क्या कैश बुक में क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? क्या कैश रिसीट खाली? नहीं। क्या खाली कैश पेमेंट? नो। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ? नो। तमाम कैश ट्रांजैक्शंस चाहे वो रिसीट्स हों या पेमेंट हो वो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन, नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तीसरा, कंट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन। कंट्रा जो एंट्रीज होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। सही है। अब कंट्रा एंट्री तो कहीं भी रिकॉर्ड हो सकती है ना, लेकिन ये पर्टिकुलर कैश बुक के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ कैश बुक। सही है। कैश बुक में नॉर्मली 2 कॉलम होते हैं, कैश का, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है। तो ये
दो पैरेलल अकाउंट चल रहे होते हैं कैश बुक के अंदर। तो अब ये पूछ रहा है क्या कंट्रा एंट्री जो है कैश की रिसीट साइड पे हम लिखेंगे, पता नहीं, बोथ साइड्स पे लिखी जाएगी, पता नहीं, इसको हम करते हैं। ठीक है, ये पहले यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम करते हैं। ये कैश बुक का मेरा साइड है, ये मेरी डेबिट साइड है कैश बुक की। ठीक है, यहाँ पे कैश है और ये मेरा पास बैंक हो गई। ठीक है, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड हो गई, रिसीट्स। ये कॉलम होते हैं, आपने पता होगा आपको। ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई कैश बुक की, थोड़ा यूं हूं मैं, क्रेडिट साइड हो गई, सही है, यानी कि पेमेंट। यानी कि पेमेंट। अब यहां पे ये तो पर्टिकुलर हो जाएंगे आपके, यहां पे कैश कॉलम आया और यहां पे बैंक कॉलम आया। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें कंट्रा एंट्री कैश बुक के अंदर सिर्फ उस सूरत में होती है जब आप कैश डिपॉजिट करें, यानी कि कैश डिपॉजिट करें या कैश बैंक से विड्रॉ करें। ठीक है, कैश विड्रॉ करें, ये इन बैंक। तो कैश बुक के अंदर या बैंक बुक के अंदर कंट्रा एंट्री का मतलब ये होता है या तो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, या आप कैश डिपॉजिट या बैंक से कैश निकाल लें। अब मिसाल के तौर पर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, रिसीट कर रहे हैं ना, ये रिसीट। अब मेरे पास बैंक में आया कि रिसीट में मैंने कहा कि 5,000 रुपये मैंने कैश डिपॉजिट किया। ओके, बैंक में, तो बैंक में आ गया। कहाँ से आया जनाब, ये कैश डिपॉजिट किया मैंने 5,000 रुपये। अब जाहिर है बैंक में तो आ गया, कहाँ से निकलेगा? ठीक है, गया क्या चीज़, कैश गया, तो कैश में मैंने लिखा बैंक। सही है। अब आपने देखा कि कैश चला गया बैंक से, कैश चला गया कैश इन हैंड से और बैंक में आ गया, तो दोनों साइड्स पे आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब समझिए आप। और अगर बैंक से विड्रॉ करते हैं, अब ये डिपॉजिट कर दिया, कैश डिपॉजिट मैंने लिख दिया, ठीक है, बैंक डिपॉजिट। अब कैश निकाला आपने, कैश विड्रॉ, मिसाल के तौर पर 4,000 रुपये, तो कैश से बैंक से 4,000 रुपये निकल गया। अब बैंक से 4,000 रुपये निकाला और मैंने अपने पास रख लिया, तो कैश में आ गया ना। कैश विड्रॉ किया मैंने फ्रॉम बैंक, कितना, 4,000 रुपये। सही है। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों साइड्स पे अगर आप पेमेंट निकाल रहे हैं तो बैंक से जाएगा और कैश में आएगा, तो बोथ साइड्स रिकॉर्ड करने पड़ेगी। और कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश से जाएगा और बैंक में आएगा। तो होप के दिस क्लियर हो गया होगा।
तो कंट्रा एंट्री जो है बोथ साइड्स ऑफ द रिकॉर्ड की जाती है, जो आप देख चुके हैं। सही है, डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने समझा दिया यहाँ पे बोथ साइड्स। खाली रिसीट साइड पे नहीं हो सकती, बिल्कुल खाली पेमेंट साइड पे नहीं हो सकती। पेटी कैश तो खैर आपका बुक ही अलग है। टोटल अमाउंट ऑफ शेड्यूल ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स से मुराद यह है अकाउंट रिसीवेबल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है, थोड़ा सा ही हो जाऊं। इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है, ठीक है। और इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल का जब आप शेड्यूल बनाते हैं, सही है, उसका टोटल बराबर होना चाहिए इस इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल के का जो टोटल होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर 100 जो है ना आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, राइट, सेल तो आप कर रहे हैं, इससे 100 जो है ना आपके पास हैं इंडिविजुअल, 100 है, मोर देन कुछ भी हो सकता है, 100 जो है ना इंडिविजुअल्स हैं अकाउंट रिसीवेबल। इसका आप शेड्यूल बनाते हैं, कहाँ से देख के बनाते हैं? सेल्स जर्नल से, सेल्स जर्नल से आप शेड्यूल बनाते हैं। वो शेड्यूल जो है आपके अकाउंट रिसीवेबल का जो टोटल होता है उससे इक्वल होना चाहिए। ये जो अकाउंट रिसीवेबल का जो टोटल होता है, ये आपका जो जनरल लेजर होता है, ठीक है, नॉट पार्टी, दिस इज कॉल्ड पार्टी लेजर। जो अकाउंट रिसीवेबल इंडिविजुअल का होता है, दिस इज कॉल्ड पार्टी लेजर, जिसमें सैकड़ों पार्टियां ओपन होती हैं। इस पार्टी लेजर का एक जो है कंट्रोल जो है एंट्री आपकी अकाउंट रिसीवेबल में जाती है, सही है। और इसका शेड्यूल का टोटल जो है ना इस अकाउंट रिसीवेबल के टोटल के बराबर होना चाहिए। ये जो एंट्री बनती है, ये महीने की एक एंट्री बनती है, ठीक है। महीने में एक एंट्री आपने अकाउंट रिसीवेबल में डाल दी, फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए की, सही है, ये एक एंट्री आ गई कि सेल्स आपने 25 लाख से क्रेडिट दे दी और अकाउंट रिसीवेबल 25 लाख से आपने डेबिट कर दिया। ये तो कर दिया आपने, लेकिन भाई मेरे 25 लाख का ब्रेकअप क्या है, कौन कौन सी जो है कस्टमर शामिल हैं, उसका फिर इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल का एक शेड्यूल बनता है कि ए पार्टी से इतना लेना है, बी पार्टी से इतना, सी से इतना, एंड सो ऑन, राइट। होप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वो बच्चे समझ सकते हैं इस चीज़ को जिन्होंने सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल ये जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। 15 आर नोट इश्यूड बाय कस्टमर व्हेन ये क्या है भाई, अच्छा, व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिटर्न। आपने सेल की थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया और सेल को क्रेडिट दे दिया। कस्टमर ने क्या एंट्री बनाई? कस्टमर ने एंट्री बनाई परचेजेस को डेबिट किया और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट दे दिया। यहाँ पे परचेजेस, जो परचेजर है, आपका जो परचेजर है, उसके लिहाज से ये एंट्री पूछ रहा है, आपके लिहाज से नहीं पूछ रहा। कि नोट इशू किया है कस्टमर ने, आपके ख़रीदार ने, कि आपने सब स्टैंडर्ड गुड्स जो है उनको फराहम कर दी थी, सप्लाई कर दी थी और उन्होंने वो वापस कर दी। तो वो तो करेगा, लेकिन उसके लिए ये जो चीज़ होगी वो करेगा, परचेजेस को डेबिट करेगा और अकाउंट पेबल को क्रेडिट देगा। कस्टमर के अकाउंट में ये ओपन होगा। अब जब कस्टमर ने आपके को गुड्स दे दी, ठीक है, वापस कर दी, तो अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
वो अपने पास अकाउंट पेएबल को डेबिट करेगा और क्या कर देगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट दे देगा। अब ये जो डेबिट दे रहा है अकाउंट पेएबल, नजर आ रहा है, अकाउंट पेएबल को जो ये क्रेडिट दे रहा है, ये कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट रखेगा ना। या तो ये जो अकाउंट पेएबल को डेबिट दे रहा है, या तो डेबिट अकाउंट पेएबल को उस वक्त हम देते हैं कि कैश की पेमेंट कर दिए तो अकाउंट पेएबल आपका डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। लेकिन यहाँ कैश तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो एक क्रेडिट, वो एक डेबिट, क्रेडिट नहीं, वो एक डेबिट नोट जो है इशू करता है कि मैंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ठीक है, कस्टमर आपको डेबिट नोट देगा कि मैंने अपने पास से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है और अब आप ये पैसा मुझसे नहीं लेंगे, इस पैसे का आप तकाजा मुझसे नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये डेबिट नोट है। अबे यार किस, अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में बनाई जाती है। सही है, ये इस वजह से कि हर महीने के आखिर में जो भी आपके ये जो आप बैंक बुक बनाते हैं उसके अंदर और बैंक के रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ जो है ना फ़र्क होता है, तो उसको टैली करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। सही है, साल के आखिर में अगर आप बनाएंगे तो इट विल बी अ मैस फॉर यू। तो हर महीने जो है टैली की जाती है कि आपका बैंक रिकनसाइल है, यानी कि आपकी किताबों में जो बैलेंस आ रहा है वही बैलेंस बैंक की स्टेटमेंट में या बैंक के रिकॉर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है हर महीने। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज और रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड होती है, जनरल के अंदर रिकॉर्ड होती है। जनरल जो है उसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर आप कैश बुक और बैंक बुक और पेटी कैश बुक वगैरह बना रहे हैं तो कैश और बैंक वगैरह की पेमेंट जो है जनरल में नहीं आती है। लेकिन हम शुरू में चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि हम उसमें कैश की भी पेमेंट और रिसीट रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल जो है इट्सेल्फ एक खिचड़ी है, उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, स्पेशल जनरल तो नहीं रिकॉर्ड होती है। जनरल लेजर में तो रिकॉर्ड होने के बाद पोस्ट होती है। ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग उसमें कुछ नहीं होती है। ईच एडजस्टिंग एंट्री हैज़ एन इफेक्ट, एडजस्टिंग एंट्री का उस हर एक के ऊपर इफेक्ट होगा। किन किन चीज़ों पे इफेक्ट होगा, खाली बैलेंस शीट के ऊपर एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है कि आपका कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है या आपका कोई एक्सपेंस कम हो रहा है और इस एक्सपेंस में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ की वजह से आपकी कोई एसेट जो है वो भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है या आपकी जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक कम्बिनेशन होता है। तो खाली बैलेंस शीट के आइटम पे असर नहीं पड़ता, ना ही खाली इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट पे असर पड़ता है, बल्कि बोथ अकाउंट्स पे। जैसे डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन आप क्रेडिट देते हैं। यानी एक आइटम इनकम स्टेटमेंट का है और दूसरा जो है कंट्रा एसेट है या एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड सैलरीज है। सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और सैलरीज पेएबल को क्रेडिट देते हैं। तो एक आइटम इनकम स्टेटमेंट का है और दूसरा आइटम बैलेंस शीट का है, पेएबल बैलेंस शीट का आइटम है। तो दोनों आइटम्स, दोनों को, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को जो है इफेक्ट करता है। दिस इज शोन इन करंट एसेट ऑन बैलेंस शीट। सवाल पहले भी आ चुका है। अनअर्न्ड लायबिलिटी है, एडवांस में मिल गया। रेंट इनकम, ये तो रेवेन्यू है आपका। रेंट एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है। प्रीपेड रेंट जो है वो आपका करंट एसेट्स के अंदर लिखा जाता है बैलेंस शीट में। नंबर 20, दिस स्टेटमेंट is not necessarily prepared at the end of financial year.
ये कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मतलब नहीं बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कौन सी है? ये तो बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट ज़रूरी है, बैलेंस शीट ज़रूरी है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाई जाती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये जो है हर महीने बनती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है जब एंड होता है, मिसाल के तौर पर 30 जून आपकी है फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो फाइनेंशियल बनाते बनाते जो है ना तकरीबन 2.5-3-4 महीने हो जाते हैं आप, और आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 30 जून को बना चुके होते हैं। ठीक है, रिकन्साइल कर चुके होते हैं। तो दिस वन नॉट नेसेसरीली, क्योंकि ये पहले ही बना चुके होते हैं आप। ठीक है, तो होप ये जो है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसको जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसको जो है विजुलाइज कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बुक का तलाश कीजिए, नेट के ऊपर तलाश कीजिए। नेट तो बेहतरीन जो है ना एक सोर्स है, लाइक वी आर डूइंग। सही है, कुछ और हजरात जो है ना बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, मैं नाम भूल जाता हूँ, कोई एक प्रोफेसर साहब हैं, तो वो काम कर रहे हैं। सही है ना, तो जस्ट कम एंड ज्वाइन एंड लर्न। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।